हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का महामैराथन क्लास। और एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो महामैराथन क्लास होगा, हिंदी बेस्ड महामैराथन क्लास होगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में कम चीज़ें हम बताएंगे। बट ये है कि जो भी इंग्लिश मीडियम का पेपर होता है उस पेपर में हिंदी भी दिया रहता है, ऊपर क्वेश्चन हिंदी में लिखा रहता है, फिर उसका इंग्लिश में भी लिखा रहता है। तो चूँकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है और हिंदी मीडियम के लिए तो फ़ायदेमंद है। ठीक है, अगर आप इस पूरे मैराथन क्लास को देख के जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तो उम्मीद करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आप आसानी से एग्ज़ाम में अच्छा नंबर हासिल कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाएंगे। एक चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहेंगे कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आने वाले सारे वीडियो प्रोवाइड होते रहें। ठीक है, चलिए सीधा सीधा हम लोग टॉपिक पे आते हैं। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का जो मैराथन क्लास है, सबसे पहले हम आपको 50 नंबर का रिटन चीज़ बताएंगे, उसके बाद 20 नंबर का एमसीक्यू और 40 नंबर का रिटन होता है, 20 नंबर का एमसीक्यू होता है, 10 नंबर का मानचित्र होता है मैपिंग का। ठीक है, तो मैपिंग का तो एकदम फिक्स है दोस्तों, वही आता है 10 नंबर का मैपिंग करने के लिए। वो अभी आपको हम पहले 40 नंबर का ये क्वेश्चन आपको समझा दें। जैसे 10 नंबर का इतिहास से, हिस्ट्री से 10 नंबर का, ज्योग्राफी से 10 नंबर का, सिविक्स से 10 नंबर का और इसके बाद इकोनॉमिक्स से 10 नंबर का, यानी इतिहास से 10 नंबर, भूगोल से 10 नंबर, नागरिक शास्त्र से 10 नंबर, अर्थशास्त्र से 10 नंबर, 10-10 नंबर का ये बनता है। तो 40 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। 10 नंबर का आपका बनेगा मानचित्र से, 50 नंबर हो गया। और फिर 5-5 नंबर का एमसीक्यू बनता है। 5 नंबर का एमसीक्यू हिस्ट्री से, 5 नंबर का एमसीक्यू आपका ज्योग्राफी से, भूगोल से, 5 नंबर का एमसीक्यू सिविक्स से, 5 नंबर का एमसीक्यू आपका बनता है इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से। यही फॉर्मेट है। और चलिए शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं, अगर मेरा कोई भी वीडियो मैराथन क्लास का देखे होंगे तो आप इतना ज़रूर जानते होंगे कि मैराथन क्लास में हम एक कोटेशन देते हैं। तो आज का कोटेशन रहेगा दोस्तों, मजबूत होने का मज़ा तभी आता है जब सारी दुनिया कमज़ोर करने में लगी हो। यानी पूरी दुनिया अगर कमज़ोर करने में लगी और उस समय आप शक्तिशाली बनते हैं तो उस समय जीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास का पोर्शन, हिस्ट्री का पोर्शन। और हिस्ट्री के पोर्शन का सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका मुख्य कारण क्या था। इंग्लिश में इसका क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, व्हेन वाज द फ्रांस रिवॉल्यूशन हैपेंड, फ्रांस की क्रांति कब हुई एंड व्हाट वाज इट्स मेन रीजन, और इसका मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर पहले हिंदी में समझते हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति दोस्तों आप जानते हैं, फ्रांस में सन 1789 ईस्वी में एक क्रांति स्टार्ट हुई जहां पर वहां का राजा था लुईस 16वां। लुईस 16वां, आप ध्यान देंगे, लुईस 16वां ये जो है इसकी पूरी खानदान थी। जैसे लुईस 14वां था, फिर लुईस 15वां था। तो लुईस 14वां के शासनकाल को माना जाता है कि वह सबसे सुनहरे शासनकालों में से एक था। लेकिन जब लुईस 14वां मरने वाला था तो अपना शासनकाल, जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि जैसे कोई भी राजा हुआ तो अपने राजा का जो भी संपत्ति है, चाहे जो भी उसका धन दौलत है, वो सब क्या करता है, अपने बेटे के नाम करता है और उसे उत्तराधिकारी चुनता है। तो लुईस 14वां चाहे लुईस 15वां ये जो था ना, ये क्या किया, अपने बेटे के नाम पर संपत्ति कर दिया। लेकिन ये जानता था कि इसका जो बेटा है लुईस 16वां, यह पूरे राज्य का संचालन सही तरीके से नहीं कर पाएगा और इसे पता था कि इसके मरने के बाद यह जो है पूरा का पूरा राज्य का नस्ता नाबूद हो जाएगा। और वैसा हुआ भी दोस्तों, क्योंकि लुईस 16वां जब शासन की गद्दी पर बैठा तो वास्तव में वह शासन को चलाना नहीं जानता था। कुछ लोगों की जीन में होता है दोस्तों कि जैसे कुछ लोगों को विरासत में चीज़ें मिल जाती हैं और कुछ लोगों के अंदर कूट कूट के चीज़ें भरी होती है नेतागिरी करने का। तो लुईस 16वां जो था ना, वो जैसे कह लीजिए तो भाई भतीजावाद के नाम पर वह राजा बन गया, लेकिन शासन को सही ढंग से नहीं चला रहा था। उसकी जो बीवी थी, उसके शासन काल में प्रजा बहुत अस्त व्यस्त थी, बहुत परेशान थी। प्रजा इतनी ज़्यादा परेशान थी आर्थिक स्थिति से, चाहे खाने के लिए लाले पड़े हुए थे फ्रांस में। तो एक बार पूरी की पूरी प्रजा जो थी ना, लुईस 16वां की वाइफ के पास गई। जैसे उस समय लुईस 16वां कहीं गया हुआ था तो उसकी वाइफ वहाँ पर राजमहल में थी। तो सारी की सारी प्रजा वहाँ पर जाती है और जाने के बाद क्या करती है, उनसे कहती है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है, अपनी समस्याओं को बताती है कि देखिए मैम, हम लोग की ये समस्याएं हैं और हम लोग के पास खाने के लिए अनाज के एक भी दाने नहीं, हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो आप सोचिए, इतनी पढ़ी लिखी औरत, उसे थोड़ा सा ज्ञान नहीं था कि आखिर अनाज और केक में क्या अंतर होता है। तो कहीं अगर तुम लोगों के पास रोटी नहीं है तो तुम लोग केक क्यों नहीं बना के
के खाते। जैसे लुई सोलामा की जो बीवी थी, इसने एक शब्द कहा जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो प्रजा थी वो आक्रोश में आ गई कि बताइए, हम लोगों के पास खाने के लिए रोटी के दाने नहीं हैं, अनाज का टुकड़ा नहीं है, और ये हम एक तो ताना मार रही है कि रोटी के दाने भी नहीं है, और ये हमें केक खाने के लिए कह रही है। ठीक है, केक कहाँ से मिलेगा? जिसके पास अनाज का टुकड़ा नहीं वो केक कहाँ से खाएगा? तो इस वजह से पूरी की पूरी प्रजा आक्रोश में आ गई, और आक्रोश में आने के बाद इसको गद्दे से उतारने के लिए क्या की, तैयार हो गई। और इसीलिए फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई और फाइनली यह समाप्त हुआ 1799 में। दूसरा, इसकी क्रांति के कुछ प्रमुख कारण थे। प्रमुख कारण क्या थे? अयोग्य शासक। जो शासन चुना गया था लुई सोलामा, वह बिल्कुल अयोग्य था, शासक के अधिकार के पद पर बैठने के लिए लायक नहीं था वो। मतलब वह उसे किसी भी कानून को बनाना, किसी भी कानून को किस तरीके से चलाना है, समाज में लोगों को कैसे हैंडल करना है, ये सारी बातों का ज्ञान उसे नहीं पता था। यद्यपि उसका एक बार मंत्री जो था ना, पद से हट गया था लुई सोलामा का। तो जब एक बार मंत्री उसका पद से हट गया तो पूरे सभा के अंदर जाके कह दिया, वो इतना थोड़ा सा बकलोल टाइप का राजा था, वो जाके पूरी सभा के अंदर कह दिया कि काश मेरे पास भी ये अधिकार होता या राजा का पद छोड़ने के लिए, तो मैं कब का छोड़ चुका होता। सोचिए, एक राजा, पूरे फ्रांस का राजा, और फ्रांस का राजा ऐसे बकलोलों वाली बात करे जाकर के समाज में, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये अयोग्य शासक था, शासन को चलाने का ढंग इसे नहीं पता था, यानी सत्ता को कैसे चलाया जाता है, लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है, प्रजा को कैसे अपने हिसाब से खुश रखा जाता है, इसे बिल्कुल तरीका नहीं पता था। यह खुद अपना कानून बनाता था और यह चाहता था कि जो फ्रांस की जनता है इसके कानून का क्या करे, इसके कानून का पालन करे। बाकी अदर कोई कानून वो लोग लागू करते हैं, इसके कानून का पालन नहीं करते हैं, तो ये उन पे जबरदस्ती क्या करता था, प्रतिबंध लगाता था, कर लगाता था। अगला था, इस समय मध्यम वर्गों का उदय होने लगा। जैसे फ्रांस में हुआ क्या कि जैसे जो जितने भी धनी लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, वह लोग नहीं चाहते थे कि मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं वो समाज में आगे बढ़ें। और आप जानते हैं दोस्तों, इंसान भले ही आपको देख करके खुश हो, तो एक बात ज़रूर जानिएगा, इंसान अंदर ही अंदर आपसे ईर्ष्या भी करता है। ये अलग बात है कि आपकी तरक्की को देख करके बाहर वो मुस्कुराता है, लेकिन अंदर अंदर उसके अंदर एक जलन होती है कि यार वो कैसे इतना तरक्की कर रहा है। तो उस ज़माने में जितने भी धनी लोग थे ना दोस्तों, वो जितने भी धनी लोग थे, वे लोग नहीं चाहते थे कि मिडिल क्लास की फैमिली के लोग बिजनेस करें, वे लोग समाज में आगे बढ़ें, तरक्की बढ़ें। इसलिए फ्रांस की क्रांति हुई। और अगला भी कारण था आम जनता की दयनीय स्थिति। जो उस समय आम जनता थी, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह थी। मैंने बताया आपसे, खाने के लिए रोटी के दाने नहीं थे, और इतना ही नहीं, उनके पास ज़बरदस्ती, चूँकि फसल अनाज होते नहीं थे, तो ज़बरदस्ती कर भी वसूला जाता था। इतनी दयनीय स्थिति थी। अगला, मजदूर वर्ग की दुर्दशा। अभी मैंने बताया कि आम जनता की स्थिति खराब रहेगी तो मजदूर की भी स्थिति खराब रहेगी। भाई खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उनके घर में अनाज रहेगा नहीं, तो उनकी फैमिली सर्वाइव कैसे करेगी, जिंदा कैसे रहेगी? तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मजदूर वर्ग की जो दुर्दशा थी, दो पोजीशन थी, उनकी स्थिति सही नहीं थी। और एक कारण था कि आक्रोश में आकर के वहाँ की जो जनता थी फ्रांस के राजा के खिलाफ, उन्होंने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया। अगला, दार्शनिकों का प्रभाव। उस ज़माने में जितने भी फिलासफर लोग थे, सारे के सारे फिलासफर अपनी बातों से प्रभावित किए जनता को, और जनता को अपनी बातों में प्रभावित करने के बाद, और जैसे किसी को मोटिवेट कर देते हैं ना, तो जनता को पूरा का पूरा, जो भी फिलासफर थे, जो भी राइटर थे, सब के सब इनको मोटिवेट कर दिए। और मोटिवेट करने के बाद वहाँ के जितने लोग थे आक्रोश में आ गए राजा के खिलाफ, और उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए। अगला, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। उस ज़माने में जो राजा था ना, लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता था। उन्हें किसी भी काम को आज़ादी से करने का मतलब किसी भी काम को आज़ादी से करने का हक नहीं था। राजा के अनुरूप ही काम को करना पड़ता था। ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। और फाइनली वहाँ की जो जनता थी दोस्तों, वो आक्रोश में आकर के राजा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दी। और फाइनली 1789 में यह क्रांति स्टार्ट हुई, और यह 1799 में जाकर के यह क्रांति पूरी की पूरी तरीके से समाप्त हो गई। यही हमारी फ्रांस की क्रांति है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, अगर फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन बनेगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, क्या कारण थे, और किसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है, ये सारे कारण आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपका, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए और इसकी 2 शर्तें लिखे। देखिए दोस्तों, पूना पैक्ट, पहली बात तो पूना पैक्ट क्या है, कब लागू हुआ, किन लोगों की सहमति से पूना पैक्ट पर सिग्नेचर किए गए, और कहाँ किया गया,
ये सारी बातें आपको जानना है। तो देखिए दोस्तों, पूना पैक्ट जैसे होता क्या है, संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों को स्थान आरक्षित रखने पर सहमति को हम पूना पैक्ट कहते हैं। पहला चीज़ तो यही समझिए कि पूना पैक्ट है क्या। पूना पैक्ट है दोस्तों संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों को स्थान आरक्षित करने पर सहमति। अब इसका मतलब क्या है कि जितने भी समाज में वर्ग हैं, उन सभी वर्गों में जो एससी कास्ट के लोग हैं उनको समाज में एक महत्व देने के लिए पूना पैक्ट बनाया गया। जैसे आज से बहुत साल पहले जितने भी एससी कास्ट के थे, शेड्यूल कास्ट जिसे आप कहते हैं, एससी कास्ट में जैसे मान लीजिए प्रसाद लोग आते हैं, जैसे कनौजिया लोग आते हैं, पासवान लोग आते हैं, ऐसे लोग जितने लोग थे वो सब एससी कास्ट के अंतर्गत बिलोंग करते थे। और जब ये लोग एससी कास्ट के अंतर्गत बिलोंग करते थे तो इन्हें समाज में वो इज्जत नहीं मिलता था। पहले इन्हें ज़बरदस्ती मारा जाता था, इन्हें कूटा जाता था। कूटने का सेंस ये है कि समाज में इन्हें कहीं कोई स्थान नहीं दिया जाता था, चाहे इन्हें पढ़ने के लिए लिखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और अगर ये गलती से किसी उच्च समुदाय के घर चले जाते थे, जो लोग अपने आप को बहुत हाई फाई क्वालिटी का मानते थे, उनके घर चले जाते थे तो इन बेचारों की बिल्कुल कह सकते हैं कि अधमरा सा मार मार के छोड़ा जाता था। इन्हें बिल्कुल आधा जान निकाल करके छोड़ा जाता था। इतना मार दिया जाता था कि ये दोबारा उस जगह पर जाने के लिए कई बार सोचा करते थे। तो इसलिए समाज में एक प्रकांड विद्वान, जिसे आप कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रकांड विद्वान वास्तव में थे ही दोस्तों। और वास्तव में कहा जाए तो एससी कास्ट के लिए भगवान के स्वरूप भी थे। और जितने भी एससी कास्ट के लोग हैं आज भी इनकी पूजा करते हैं। और आज भी अगर किसी एससी कास्ट के घरों में आप जाएंगे तो देखेंगे तो उनके घरों में जरूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो ज़रूर दिखाई देगी, चाहे वो पासवान कास्ट के हों, चाहे वो प्रसाद कास्ट के हों, जिनको समाज में इन्होंने एक उच्च स्थान दर्जा दिलाया है। इन लोग उन्हें अपना भगवान मानते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से इनको समाज में सर उठाकर चलने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब कानून बना रहे थे, संविधान बना रहे थे, तो उन्होंने देखा क्या कि हमारे समाज में जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन्हें समाज में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। तो ये गांधी जी के साथ मिलने गए और उस समय गांधी जी अनशन पर बैठे हुए थे दोस्तों, और जेल में थे। कहाँ पर? यरवदा सेंट्रल जेल में उस समय गांधी जी थे। तो यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर सन 1932 ईस्वी को जब कौन जाते हैं, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गांधी जी के पास, तो इस सहमति पर कि हमारे समाज में जितने दलित वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षित रखने पर सहमति दिया जाता है। और फिर इन तीनों के माध्यम से, किनके माध्यम से, अंबेडकर जी किनकी तरफ रहते हैं, अंबेडकर जी इन दलितों की तरफ रहते हैं, और गांधी जी और मदन मोहन मालवीय जी ये दो लोग सिग्नेचर करते हैं एक अलग तरीके से, और ये सिग्नेचर करते हैं इनकी तरफ से। तो सबसे पहली बात, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? मैंने आपको बताया पूना पैक्ट क्या है, पूना पैक्ट कब सिग्नेचर हुआ। दूसरा, किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो पूना पैक्ट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय के हस्ताक्षर हुए थे। फिर इसके बाद इसकी दो शर्तें लिखी, तो इसकी दो शर्तें निम्नलिखित हैं दोस्तों। जब पूना पैक्ट पर सिग्नेचर किया गया था तो उसमें पहली शर्त थी शैक्षिक सुविधाएं दिया जाएगा, यानी हमारे समाज में जितने भी दलित वर्ग के बच्चे हैं, जितने भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हें भी समाज में शिक्षा लेने का अधिकार मिलना चाहिए। समाज में वो भी दूसरे बच्चों के साथ मिल करके बैठ करके पढ़ सकें, ये अधिकार उन्हें प्राप्त होना चाहिए। अगला, 71 से 147 सीट आरक्षित किया गया। पहले समाज में 71 सीट था, लेकिन 71 सीट था, लेकिन इस सीटों को बढ़ा करके 147 सीट कर दिया गया, आरक्षित सीट कर दिया गया। इन पर उन्हें वोट देने का अधिकार हो गया। 2 वोटों का अधिकार खत्म कर देना चाहिए समाज में। जैसे ये गांधी जी की तरफ से था कि गांधी जी कहते थे कि 2 वोटों का जो अधिकार है यह खत्म होगा। एक इंसान 2 वोटों का अधिकार नहीं रख सकता, एक इंसान को एक ही वोट का अधिकार है। अपनी सर्वसम्मति से वह जिसे चाहे वोट डाल दे सकता है। और ये सब कुछ शर्तें थीं जिसके अंतर्गत दोनों लोग माने, और महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से, या ये लोग मिल करके पूना पैक्ट पर सिग्नेचर किए 24 सितंबर 1932 को। कहाँ पर सिग्नेचर हुआ दोस्तों? तो यरवदा सेंट्रल जेल में यह हुआ था। उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। उसी कड़ी में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है, इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है और कब हुआ था, कहाँ हुआ था,
किन देशों के प्रतिनिधित्वों ने मिलकर के ब्रेटन वुड्स समझौता किया था, इसके क्या उद्देश्य थे, किन कारणों से हुआ था। तो पहला चीज़ दोस्तों, आप जानते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ क्या, देश में आर्थिक स्थिति खत्म होने लगी। आप जानते हैं किसी भी देश में जब विश्व युद्ध होता है तो विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे जन धन की हानि होती है, पैसे की हानि होती है, लोग मारे जाते हैं युद्ध में। तो उससे पूरा का पूरा जो आर्थिक स्थिति था वो पूरा का पूरा डैमेज हो गया था, पूरा का पूरा क्षतिहीन हो गया था। तो आप जानते हैं कि जब स्थिति खराब होगी तो एक बैंक का निर्माण किया जाता है, और चाहे एक बैंक होता है, उस बैंक में जो भी फंड रखे रहते हैं उस फंड का लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहते हैं। उस बैंक को हम ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भी देश की इकोनॉमिकल पोजीशन थी, उस इकोनॉमिकल पोजीशन को सुधारने के लिए न्यू हैम्पशायर में, अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर पहली बात तो ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे कि ब्रेटन वुड्स समझौता कहाँ हुआ था। तो ब्रेटन वुड्स समझौता 1 जुलाई सन 1944 ईस्वी को अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था, और इस समझौते में 44 देशों के प्रतिनिधित्व आकर के शामिल थे। एक दो देश नहीं दोस्तों, इस ब्रेटन वुड्स समझौते के लिए 44 देशों के प्रतिनिधित्व आए थे, तब जाकर के ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। और कब स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई 1944 को, और यह समझौता फाइनल हुआ कब, 22 दिन के बाद, 22 जुलाई सन 1944 ईस्वी तक इस समझौते को सहमति पत्र दे दिया गया। ऐसे एक दो दिन में समझौता नहीं हुआ, 22 दिन लगा इस समझौते को। तो 1 जुलाई 1944 से स्टार्ट हुआ, 22 जुलाई 1944 तक चला। 44 देश के प्रतिनिधित्व आकर के इसमें शामिल हुए थे। और कहाँ हुआ था, तो अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। इस ब्रेटन वुड्स समझौते को एक और नाम से जानते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। ट्विन माने जुड़ुआ, इसे ब्रेटन वुड्स जुड़ुआ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इस नाम से भी जाना जाता है। और ब्रेटन वुड्स समझौता में हुआ क्या था, राष्ट्रीय मुद्राओं का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किया गया। आप जानते हैं ये क्या है, IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कभी कभी पूछ लेता है कि इसका पूरा नाम क्या है, चाहे इसका हिंदी नाम क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष, और अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो जो भी हमारे देश की राष्ट्रीय मुद्रा थी, उस राष्ट्रीय मुद्रा को हमने क्या किया, राष्ट्रीय मुद्राओं को अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष में शामिल किया गया। और उसके अंतर्गत उद्देश्य क्या था कि सोने को, यानी जो भी हमारा सोना चांदी, उसको सार्वभौमिक मानक तौर पर इस्तेमाल किया जाए। जो भी सोना चांदी है, जो भी एक मानक क्राइटेरिया बनता है, उसी के हिसाब से सोने का समाज में इस्तेमाल हो। ऐसा नहीं है कि कहीं उस सोने का वैल्यू कुछ और है तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और होगा, ऐसा नहीं। मतलब जो भी रेट होगा वो उचित होना चाहिए, और उचित रेट पर ही ये प्राप्त होना चाहिए। अमेरिकी डॉलर को आरक्षित मुद्रा माना गया। जो अमेरिकी डॉलर था, जैसे उसे बहुत ज़्यादा हाई लोग मानते थे, तो धीरे धीरे इसे आरक्षित कर दिया गया, सभी के लिए समान कर दिया गया। और इस समझौते के अंतर्गत एक सबसे बड़ी बात निकल के आई। वो सबसे बड़ी बात ये थी कि पूर्ण रोजगार बनाए रखना। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य यही था कि समाज में जितने भी लोग हैं, सभी के सभी लोग, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हों, चाहे वो निम्न वर्ग के लोग हों, सभी लोगों को समाज में एक रोजगार मिले, काम मिले, और काम से अगर वो काम करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, उनका इकोनॉमिकल पोजीशन, उनका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था दोस्तों ब्रेटन वुड्स समझौता, और इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन बनता है, गुटनबर्ग प्रेस क्या था। तो गुटनबर्ग प्रेस दोस्तों, सबसे पहले गुटनबर्ग प्रेस को जानने के लिए हमें थोड़ा सा इसका हल्का सा संक्षिप्त में आपको इसका इतिहास बताते हैं कि गुटनबर्ग है, पहली बात तो ये फ्रांस का रहने वाला था, और फ्रांस में इसके पिता का नाम था फ्रेले जेंस फ्लेस इसके पिता का नाम था, जो पेशे से एक बहुत शानदार सुनार थे। यानी ये इनका पेशा था सोना चांदी बना करके मार्केट में बेचना। और इनकी बीवी का नाम था फ्रेले जेंस फ्लेस की बीवी का नाम था एल्सा वेरिच। यानी कह सकते हैं कि गुटनबर्ग के पिता का नाम फ्रेले जेंस फ्लेस थे, और जो पेशे से सुनार थे इनकी माता एल्सा वेरिच थी। जब यह पैदा हुए तो बचपन में इन्हें अपने पिता के, जैसे आज से बहुत साल पहले जो फैमिली का बिजनेस होता था, वे बच्चे भी वही बिजनेस किया करते थे। तो हुआ क्या कि ये जो गुटनबर्ग नामक इंसान था, ये अपने पिता के नक्शे कदमों
पर चला और यह क्या करता था, यह भी जैसे सोनार का काम करता था, तो ये कुछ नई चीज़ों को बनाने का प्रयास कर रहा था। सन 1442 ईस्वी में यह फाइनली एक प्रेस का निर्माण किया, जिस प्रेस में लगभग 180 कह सकते हैं, 180 प्रतियां छपी थी, 180 प्रतियां छपी थी, जिसकी वजह से समाज में, यानी जो ये प्रेस बनाया था गुटनबर्ग प्रेस, उसको नाम भी दिया था 1440 ईस्वी में। तो उस प्रेस में सबसे पहली बार जब छपा गया था तो 42 हुआ था, 42 प्रतियां छपी थी, लेकिन दूसरी बार छापा गया तो 180 प्रतियां छपी, जिसकी वजह से पूरे समाज में एक अलग ही क्रांति आई कि एक इंसान है जो एक प्रेस का निर्माण किया और वो सूचनाओं को क्या करता है, अपने अखबार में छापता है, और यही गुटनबर्ग प्रेस था। उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। उसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों कि मुद्रण क्रांति क्या थी, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहली बात कि मुद्रण क्रांति क्या थी। मुद्रण क्रांति इन द सेंस कह सकते हैं प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन। व्हाट वाज द प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन एंड व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन द फ्रांस रिवॉल्यूशन। इसका मतलब ये है दोस्तों, मुद्रण क्रांति क्या थी और फ्रांस की क्रांति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो बात समझिए, सबसे पहले तो मुद्रण क्रांति को समझते हैं कि मुद्रण क्रांति क्या है, कि छपाई की तकनीक में हुए विकास से बड़े पैमानों पर किताबों की छपाई करना ही मुद्रण क्रांति कहलाता है। सिंपल वे में अगर आपको समझाएं कि छपाई की तकनीक में जो बड़े पैमाने पर विकास होता है या छपाई किया जाता है, छपाई इन द सेंस प्रिंटिंग किया जाता है, उसी तकनीकी को हम क्या कहते हैं, जैसे कोई भी प्रिंटिंग चीज़ हो रहा है और किताबों पर बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग हो रहा है, उसी को हम मुद्रण क्रांति कहते हैं। ठीक है, और यह मुद्रण क्रांति हुई कब थी, सन 1440 ईस्वी में यह हुआ था। और मुद्रण क्रांति जब हुआ था ना, यानी प्रिंटिंग डेवलपमेंट जब हुआ था, तो वह क्यों हुआ था, तो सबसे पहली बात तो ज्ञान का विकास हुआ था। इससे जो भी लोग इसका प्रिंटिंग कराए थे तो उससे जो लोग जागरूक थे, जो भी लोग, जैसे आप ही हैं न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वो छप करके आता है न्यूज़पेपर बड़ी बड़ी मशीनों में, तो उसको पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ ज्ञान तो मिलेगा ना, कि किस राज्य में कैसे लोग हैं, या वहाँ का जो भी नियम कानून है कैसा है, यहाँ कौन मरा चाहिए, कौन नया CM बना चाहिए, यहाँ का कौन सा इलेक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको सूचना मिलेगी। तो उससे ज्ञान का विकास होता है। कोई भी छपाई होती है, कोई भी प्रिंटिंग बनती है, और जब उससे कोई भी स्टडी करता है, अध्ययन करता है, तो उससे छपाई का विकास होता है। अगला कि फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था दोस्तों फ्रांस की क्रांति पर, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में यह एक अहम किरदार निभाता है कि सामाजिक राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। जितने भी दार्शनिक थे, जब अपने विचारों का उसमें प्रचार प्रसार कराने लगे, तो जो भी दार्शनिक थे अपने अपने वक्तव्यों को, अपने अपने मतों को, उनमें अपनी विचारधाराओं को जब शामिल किए, तो लोग पढ़ने लगे और समाज के प्रति उनके कैसे विचार होने चाहिए, राजनेताओं के प्रति कैसे विचार होने चाहिए, ये सारी चीज़ों को वह धीरे धीरे सीखने लगे। वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म, जब इंसान पढ़ता है तो वह क्वेश्चन करता है। जब इंसान पढ़ेगा ही नहीं तो क्वेश्चन करेगा कहाँ से। बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन करने के लिए इंसान को पढ़ना पड़ेगा। किसी से सवाल जवाब अगर करना है तो उसके बारे में पहले जानना पड़ेगा, तभी तो सवाल जवाब कर पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं, कोई टॉपिक पे अगर आपको किसी से कुछ डिस्कस करना है, आप उस टॉपिक के बारे में नहीं जानेंगे तो आप उस टॉपिक के बारे में लगेंगे डिस्कस करने, तो नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सवाल जवाब करने के लिए अगर हम पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो वाद विवाद कर सकते हैं किसी से। नई संस्कृति, जब इंसान वाद विवाद करता है तो वहाँ से एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। नई पीढ़ी का जन्म इन द सेंस, बहुत सारे ऐसे पुराने ज़माने में लोग थे, जो भी कोई आया जैसे कह दिया वैसे लोग मानते चले गए। जैसे सती प्रथा था, जो भी प्रथाएं थी जैसे चली आ रही थी, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और धीरे धीरे समाज से इसको क्या किया, ख़त्म किया और नई संस्कृति को जन्म दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि पुराने ज़माने में, पुराने ज़माने की तरह हम लोग भी इसी धर्म को पालन करते रहें कि जिस स्त्री का पति मर जाएगा उसे अपने पति की चिता पे जिंदा जलना पड़ेगा। तो नई संस्कृति कहाँ उदय हुआ? पुराने ज़माने में लोग जिंदा जला करती थी और उस संस्कृति का क्या हुआ, धीरे धीरे उदय हो गया, वो विलय हो गया, वो संस्कृति खत्म हो गई और एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। तो जब इंसान पढ़ता है तो वाद विवाद की उसमें क्षमता आती है। अगला, लोगों में जागरूकता बढ़ी। जब इंसान पढ़ता है तो आप जानते हैं मुद्रण क्रांति जब होती है, कोई भी छपाई प्रिंटिंग चीज़ें आप पढ़ेंगे, कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ेगा, जागरूकता आएगी। और जागरूकता मतलब समाज के प्रति कैसे सोचना है, कैसे विचारना है, लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना है, हमें समाज के अदर लोगों के साथ, बाकी अपनी फैमिली के साथ या
अपने टीचरों के साथ कैसे ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर आता है। आप एक अनपढ़ और एक शिक्षित व्यक्ति में ज़रूर एक नज़र देखेंगे दोस्तों कि एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है वह किसी से भी बात करता है तो उसके बात करने के लहजे में थोड़ा सा उसका जो टोन होता है बात करने का वो अलग तरीके का होता है। लेकिन एक अनपढ़ जो नया नया बच्चा अभी हाल ही में स्कूल आता है तो तुम तड़ाक में बात करता है, भोजपुरी लैंग्वेज में भी बात करता है। तो जब प्रिंटिंग चीज़ों को पढ़ेगा या किसी चीज़ को पढ़ेगा तो लोगों में धीरे धीरे क्या बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है। राजशाही शासन प्रणाली का अंत हुआ, जैसे जब मुद्रण क्रांति आई ना, तो जो भी उस समय फ्रांस में राजशाही शासन चल रहा था, फ्रांस की क्रांति, अभी ऊपर मैंने आपको बताया लुईस 16वां की क्रांति, तो लुईस 16वां की जो भी क्रूरता था वो धीरे धीरे क्या होता गया, धीरे धीरे समाप्त होता गया और धीरे धीरे लोग अपनी बातों को समझने लगे और अपने हिसाब से क्या करने लगे, राजा को चुनने लगे। ठीक है, अभी जब हम आपको आएंगे सिविक्स में तो लोकतंत्र के बारे में बताएंगे कि लोकतंत्र क्या था। तो वो लोग धीरे धीरे लोकतंत्र को अपनाने लगे। अगला, गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र मतलब लोगों का राज्य। गणतंत्र का अगर कहा जाए तो गणतंत्र का अर्थ होता है लोगों का राज्य, यानी किसी राजा का स्पेशल राज्य नहीं रहेगा बल्कि लोगों का राज्य होगा और लोग ही किसी को चुनेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। तो वहां से नई क्रांति का उदय हुआ। एक अगला क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, मार्टिन लूथर कौन था और उसका मुख्य योगदान क्या था। तो मार्टिन लूथर एक जर्मन का इंसान था और यह एक भिक्षु था और कह सकते हैं पेशे से यह एक धर्मशास्त्री इंसान था। पैदा हुआ था 1483 ईस्वी में, मरा 1546 ईस्वी में। यह रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना किया था। जो रोम में कैथोलिक चर्च में चीज़ें चल रही थी उसकी यह आलोचना किया। और इसका मुख्य योगदान क्या था दोस्तों, यह कैथोलिक शिक्षा को नहीं मानता था। यह मानता था कि कैथोलिक शिक्षा सही नहीं है। दूसरा, बाइबिल को यह सर्वोच्च अधिकार देता था, यानी यह मानता था कि बाइबिल की जो पुस्तक है वो सर्वोच्च अधिकार के लायक है, बाकी कोई पुस्तक सर्वोच्च अधिकार पाने का लायक नहीं है। विश्वास के जरिए मोक्ष पर ध्यान दिलाता था। यह मानता था कि अगर कोई इंसान बाइबिल की पुस्तकों को ग्रहण करता है, उसे अध्ययन करता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति करेगा, अर्थात उसे आत्मज्ञान की, उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगला, चर्च के भजन भी लिखता था, यानी चर्च में जो चलने वाले भजन होते थे उन्हें यह लिखता था और लोग इसकी बातों को सुना करते थे। यही इसका कुछ योगदान था। योगदान मैंने आपको बताया, पहले तो हमने बता दिया कि मार्टिन लूथर कौन था। मार्टिन लूथर 1483 में पैदा हुआ, मरा 1546 में। यह जर्मन का निवासी था, बौद्ध भिक्षु था, धर्मशास्त्री था, रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना यह किया करता था। इसका मुख्य योगदान क्या था, कैथोलिक शिक्षा को अस्वीकार किया या कैथोलिक शिक्षा को नहीं मानता था। बाइबिल को सर्वोच्च अधिकार दिया था। विश्वास के जरिए, इसका विश्वास था कि विश्वास के जरिए हम किसी भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यह चर्च के भजन लिखा करता था और लोग चर्च के भजन को सुना करते थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। जब हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो इतिहास से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और इतिहास से 6 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का अर्थ, कारण एवं इसका परिणाम क्या निकला था। पहला चीज़ दोस्तों कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट किसने किया। पहला चीज़ तो असहयोग आंदोलन को हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग का मतलब होता है बिना किसी के सहयोग के, सिंपल वे में समझिए। असहयोग का मतलब बिना सहयोग के जो आंदोलन हो उसी को हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को, यह आंदोलन स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 1920 को। और 1920 से पहले आंदोलन हुआ क्यों उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले सन 1919 में एक एक्ट पारित हुआ था, जिस एक्ट को हम कहते हैं रोलट एक्ट। तो रोलट एक्ट जब पारित हुआ था तो उस एक्ट का विरोध इंडिया के लोग करते थे। रीज़न ये था कि रोलट एक्ट में जो भी नियम कानून बनाए गए थे, तो जो भारत के जितने भी, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए जो भी सैनिक थे, वे सब के सब उस एक्ट का विरोध कर रहे थे। और इसी एक्ट का विरोध करने के लिए सन 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर में है, वहाँ पे एक भरी सभा में एक जितने भी वहाँ पे सैनिक थे, देश को आज़ाद कराने वाले, वे ऐसे निहत्थे स्पीच दे रहे थे, लोगों को रोलट एक्ट के बारे में बता रहे थे। हुआ क्या कि उन्हीं के मुखबिरों में से कोई एक जा कर के उस समय का जो ब्रिटिश जनरल था, जिसका नाम था जनरल डायर। अगर आप मेरा हिंदी का मातृभूमि के लिए कहानी देखे होंगे जब मैं पढ़ाया था, तो आपको पता होगा कि जनरल डायर कौन था और सर किसकी बात कर रहे हैं। जनरल डायर जो क्रूर शासक था, जब उसे पता चला कि जलियांवाला बाग में कुछ हिंदुस्तानी मिल करके रोलट एक्ट का विरोध कर रहे हैं,
तो जनरल डायर आदेश दे दिया उन निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार चलवाने के लिए। तो वे जो निहत्थे लोग थे चारों तरफ से घेर करके वहाँ पर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वहाँ पे निहत्थे लोगों पर क्या किया गया, गोलियों की बौछार चला दिया गया और वहाँ पर लोग मारे गए। उसमें दूसरा चीज़ एक और भी आया कि जो भी विदेशी जो भी चीज़ें थी जैसे उनकी वस्तुएं थी तो वो सरकार चाहती थी कि जो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से फिर आते हैं हम लोग उसी टॉपिक पे और समझते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, यहीं पे थे हम लोग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ क्या, आप जानते हैं कि जनरल डायर को जब यह बात पता चली कि जलियांवाला बाग में कुछ हिंदुस्तानी मिलकर के रोलट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, तो जनरल डायर क्या किया, पूरी की पूरी बाग को चारों तरफ से घेर लिया और उन निहत्थे बेकसूर लोगों पर क्या किया, गोलियों की बौछार चलवा दिया। वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए और जिन लोगों को बख्शा भी गया उनके साथ निर्दयता दिखाया गया। 22 गज ज़मीन के नीचे उन्हें क्या करना पड़ा, 22 गज ज़मीन पर पेट के बल रेंग करके चलना पड़ा, तब उनकी जान को बख्शा गया। ये क्रूर चीज़ था। दूसरा चीज़, असहयोग आंदोलन का एक और कारण था कि उस समय स्वदेशी अपनाओ विदेशी का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ विदेशी का बहिष्कार करो। महात्मा गांधी जी ने कहा कि हम जितने भी भारतवासी हैं हम सभी लोग स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे, अपने देश में बनी हुई चीज़ों का उपयोग करेंगे, विदेश की कोई भी चीज़ें हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, नमक कानून आंदोलन स्टार्ट भी किया दांडी मार्च से हो करके, ठीक है, खेड़ा गुजरात में। तो यहाँ से इन्होंने नमक कानून स्टार्ट किया। नमक कानून, जो भी नमक चीज़ थी, पहले आप जानते हैं कि सेंधा नमक मिला करता था दोस्तों, चूँकि अब तो रिफाइनरी हो गया है, अब चूँकि टाटा नमक, उसका रिफाइनरी XYZ जो भी नमक आ रहे हैं, ठीक है, पहले रोड़ा नमक आया करता था, अभी भी शायद मार्केट में आता भी होगा, नोटिस किए होंगे, ठीक है। तो वो जो था ना कि मतलब स्वदेशी अपनाओ, अपने देश की बनी हुई चीज़ों को अपनाओ, जो विदेश की जैसे उनके कपड़े हैं उन चीज़ों का उपयोग न करें, हम अपने देश की बनी हुई चीज़ों को खरीदें, अपने देश का जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधारने का प्रयास करें। इसलिए असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। दूसरा, इसका कुछ और भी रीज़न कर सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो था ना, जैसे प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो उस दौरान हुआ क्या कि भारत की जो आर्थिक स्थिति ही थी और पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति, केवल हिंदुस्तान की ही नहीं, जब विश्व युद्ध होता है दोस्तों तो विश्व युद्ध में बहुत सारे देश मिट जाया करते हैं, बहुत सारे देशों की समझिए उनकी आर्थिक स्थिति एकदम डामाडोल हो जाती है, इसीलिए कोई भी देश युद्ध करना नहीं चाहता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। सामने क्या आया था, आर्थिक समस्या आई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे रीबिल्ट बनाने के लिए, मतलब दोबारा अपने पुनः घरों को इस्टेब्लिश करें, इतना पैसा नहीं था, बैंक बैलेंस खाली हो चुका था, कीमतों का दाम बढ़ रहा था, जिनके पास थोड़ा बहुत बचा था, जो पूंजीपति लोग थे, वे कीमतों का दाम बढ़ा करके बेच रहे थे। अभी हाल ही में आप जानते हैं एक महामारी से आप झेल करके जिंदा हैं, और महामारी सन 2019-20 में जिस महामारी को आप झेल करके बचे हैं, जिसे कोरोना महामारी के नाम से जाना गया था, तो उस कोरोना महामारी में आप देखे होंगे जो कीमत, जो जिस सामान की दाम 40 रुपये थी, उस सामान का दाम 80 रुपये लोग ले रहे थे। रीज़न ये था कि उसकी अधिकता नहीं थी, पूरा कम हो गया था, उसका दाम बढ़ गया था, तो लोग उसमें क्या कर रहे थे, आपकी मजबूरियों का लोग फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक है, क्योंकि पैसे तो सबके पास पर्याप्त मात्रा में थे नहीं, और जिसके पास थे तो वो दुगुना पैसा दे करके खरीद रहा था। तो जो पूंजीपति लोग थे इसको क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, दामों को बढ़ा रहे थे, तो इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फसल खराब हो गई। आप जानते हैं कि जब 1929 में जब 1929 में महामंदी स्टार्ट हुआ था, तो उस दौरान हुआ क्या कि फसल पूरा का पूरा खराब, 1929 की बात नहीं करते हैं, इस दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भी धन जन की हानि होगी उसमें फसल भी डैमेज होंगे। जब लोग बचेंगे ही नहीं तो कृषि कौन करेगा, कृषि होगा नहीं तो अनाज मिलेंगे कहाँ से, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी स्टार्ट हुई थी उस समय दोस्तों। इन्फ्लुएंजा जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो ये उस समय एक भयानक बीमारी आई थी, इन्फ्लुएंजा एक महामारी थी, जैसे अभी हाल ही में कोरोना आया था, इसी तरीके की एक बीमारी थी इन्फ्लुएंजा, उससे भी लोग प्रभावित हुए और बहुत सारे अधिकांश मात्रा में लोगों की जान गई, लोग मारे गए थे। अंग्रेजों का सहयोग न होना, जितने भी अंग्रेज के लोग थे भारतवासियों का इस बीमारी में सहयोग नहीं कर रहे थे, इस बीमारी से निजात पाने के लिए इनका
इनका मतलब हेल्प नहीं कर रहे थे, इसलिए महात्मा गांधी ने यह आंदोलन स्टार्ट कराया था। एक अगला क्वेश्चन बन सकता है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए कि महामंदी क्या है, इसके क्या कारण हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आप जानते हैं दोस्तों, सन 1929 का महामंदी पूरी दुनिया में फेमस है। सन 1929 से लेकर के 1940 तक यह 11 वर्ष माना जाता है कि महामंदी इस समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डमाडोल थी। मतलब पहली बात तो महामंदी है क्या, लंबे समय तक किसी देश की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाए, शिथिल पड़ जाए, उसी व्यवस्था को हम महामंदी कहते हैं। महामंदी क्या होता है कि अगर लंबे समय से किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर चल नहीं रही है तो उस व्यवस्था को हम महामंदी कहते हैं, वो सुस्त पड़ जाती तो उसी को हम महामंदी कहते हैं। और इसका बहुत सारा कारण उत्पन्न हुआ था दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न हुई स्थितियाँ, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उससे बहुत सारी स्थितियाँ, भयावह स्थितियाँ सामने निकल के आई थी। अभी मैंने इसके पहले वाले में समझाया आपको कि कौन कौन सी भयावह स्थितियां आई थी। जैसे इन्फ्लुएंजा बीमारी आई थी, फसल खराब हो गई थी, कीमतों का दाम बढ़ गया था, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई थी, ठीक है, अंग्रेज जो भी थे लोग वो सहयोग नहीं कर रहे थे, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अगला कृषि का अति उत्पादन, कृषि कह सकते हैं कि ऐसे मतलब जब महामंदी हुआ था ना तो महामंदी में कृषि इतना ज़्यादा लोग कर दिए थे कि अनाज इतना ज़्यादा हो गया था कि अनाज सड़ने लगा था, गोदामों में रखने के लिए जगह नहीं था, इतना अनाज था। अब जैसे मान लीजिए कृषि सभी लोग कर रहे हैं तो सभी लोगों के पास कृषि अगर पर्याप्त मात्रा में होगा तो कोई किसी का अनाज क्यों खरीदेगा, उसके पास ऑलरेडी अनाज है तो दूसरे का अनाज क्यों लेना चाहेगा। तो अनाज धीरे धीरे सड़ने लगा, गोदामों में रखने का जगह नहीं था, इतना अनाज हो गया, ऋण की समस्या बढ़ने लगी, लोग उधार लेने लगे, अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लोग बैंकों से कर्जा लेने लगे कि मुझे ये काम है, चाहे अभी भी लोन लोग लिया करते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। बेरोजगारी बढ़ने लगी, जब कहीं कोई काम नहीं मिलेगा, सभी के सभी लोग अनाज उगा रहे हैं, सभी के सभी लोग काम कर रहे हैं तो सब के सब खुश हैं, तो काम जैसे पूंजीपति भी वही कर रहे हैं और मिडिल फैमिली के लोग भी वही कर रहे हैं, तो किसी के पास कोई काम नहीं है तो बेरोजगारी बढ़ेगा ही। सट्टेबाजी की बढ़ती ही प्रवृत्ति, यानी लोग सट्टा खेलने लगे, जब कुछ नहीं बचा तो लोग सट्टा खेलने लगे, सट्टा इन द सेंस जुआ खेलने लगे। अब जुआ में लोग सोचते थे कि जाएंगे तो जुआ खेलेंगे, कुछ पैसा जीत जाएंगे, उसमें कुछ लोग जीतते भी थे। अभी वर्तमान समय में आपके मोबाइल ऐप पे बहुत सारे जुआ सट्टा बच्चे खेलते भी हैं, जिसमें ड्रीम 11 नाम का है एक सट्टेबाजी का, उसमें चूँकि एक ऑथराइज्ड ऐप है और आप जानते हैं उसमें खुद ही वो कहता है कि भाई अपना जोखिम ले रहे हैं तो आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐप हैं जिनसे बच्चे अभी सट्टा खेलते हैं। और कुछ लोगों का लक तो इतना सही रहता है कि एक तो राजा लक करके, अभी देखिए लक से याद आया, एक और ऐप है राजा लक करके, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सट्टा खेलते हैं और हमें लगता है कि बाइक भी खरीद लिए हैं, 4 व्हीलर तक खरीद लिए हैं सट्टे में। एक बार सट्टा खेल के 5 मिनट 10 मिनट में लगभग 20,000 25,000 कमा लेते हैं। तो सट्टेबाजी की प्रवृत्ति धीरे धीरे लोगों में बढ़ने लगी। उपभोग में कमी, उपभोग मतलब खाने में सामान बढ़ने लगा लेकिन उसकी खपत कम होने लगी। तो जब खपत कम होगी तो महामंदी आएगा ही। ये कुछ फेमस रीजन थे महामंदी के जो सन 1929 में हुआ था। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और टॉप 1 में से ये दोनों क्वेश्चनों में से एक जरूर रहेगा बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में, ठीक है। चाहिए अच्छा ये अभी 4 क्वेश्चन और आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट में, लेकिन ये टॉप प्रायोरिटी में हम इसको रखते हैं महामंदी के कारणों वाले में, और ये असहयोग आंदोलन में गांधी जी का ये टॉप प्रायोरिटी में रहेगा। इसको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लें। चलिए अगला जो क्वेश्चन बनता है इतिहास से, ज़रा सा वो देखते हैं, चूँकि थोड़ा सा आप जानते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। एक वैश्वीकरण से वैश्विक व्यापार और निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। और एक क्वेश्चन बनता है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं कारण। अगला क्वेश्चन बन सकता है इटली का एकीकरण कैसे हुआ। इन क्वेश्चनों को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो उम्मीद करेंगे कि अच्छे से आपका इतिहास का जो पोर्शन है हिस्ट्री का वो पोर्शन आप कंप्लीट कर लेंगे, 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों वैश्वीकरण क्या है, पहली बात तो वैश्वीकरण किसे कहते हैं उसे हम समझते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। देखिए वैश्वीकरण, सबसे पहली बात तो वैश्वीकरण क्या है, ये वैश्वीकरण सन 1991 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो हमारी अर्थव्यवस्था की संसार की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जो जोड़ा जाता है उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। पहला चीज़ वैश्वीकरण किसे कहते हैं, हमारी जो भी अर्थव्यवस्था है
हमारी अर्थव्यवस्था संसार की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जब जोड़ा जाए तो उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के और भी बहुत सारे नाम हैं। वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं, वैश्वीकरण को हम विश्व व्यापारीकरण के भी नाम से जानते हैं। और वैश्वीकरण के जो जनक थे उनका नाम था थियोडोर लेविड। थियोडोर लेविड ये इसके जनक थे, ठीक है, वैश्वीकरण के। और चूंकि वैश्वीकरण के कितने प्रकार होते हैं, तो कई प्रकार के होते हैं। आर्थिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण होता है। अगला, लोगों की आय, रोजगार एवं शिक्षा में विकास के लिए वैश्वीकरण हुआ। वैश्वीकरण क्यों हुआ था, ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ था? तो लोगों की आय में वृद्धि के लिए, लोगों की जो आमदनी है उस आमदनी में बढ़ोतरी के लिए, उनके रोजगार में बढ़ोतरी के लिए, लोगों में रोजगार बढ़े, अधिक से अधिक रोजगार होगा तो अधिक से अधिक लोगों की नौकरियां मिलेंगी, और नौकरियां मिलेंगी तो उनकी आर्थिक व्यवस्था सही हो जाएगी। शिक्षा में विकास होगा तो लोग धीरे धीरे, जब शिक्षा में विकास होगा, लोग जागरूक होंगे, पढ़े लिखेंगे, तो लोग बेरोजगार नहीं घूमेंगे, उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा। वैश्वीकरण के कुछ कारण जान लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा कारण ही पूछता है कि वैश्वीकरण के क्या क्या कारण हैं। तो पहला कारण हमने आपको बताया, अत्यधिक परिवहन व्यवस्था। वैश्वीकरण के सबसे पहले कारणों में से एक है कि बहुत अधिक मात्रा में जब परिवहन की व्यवस्था हो जाती है तभी वैश्वीकरण का एक कारण बनता है, मतलब बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न करती है। आप जानते हैं जनसंख्या जब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे परिवहन भी बढ़ेगा। भाई आप जानते हैं पहले लोगों के घरों में साइकिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज वर्तमान समय में लगभग अगर देखा जाए तो एक आध दो घर गाँव में अगर छोड़ दिया जाए, 10 घर छोड़ दिया जाए, तो लगभग अधिकांशतः लोगों के घरों पर मोटरसाइकिल जरूर हो गया होगा, ठीक है। तो परिवहन की व्यवस्थाएं अब धीरे धीरे लोगों में व्यवस्थित हो गई हैं, तो इससे भी वैश्वीकरण हुआ। अगला, राजनीति का विकास, यानी राजनीति के क्षेत्र में जब लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे, पहले लोग राजनीति के क्षेत्र में नहीं जाते थे, अब आप छोटे बच्चे को भी देखेंगे वो भी राजनीति करता रहता है, ठीक है। दुनिया भर की, वो भी चाहे बीडीसी हो गया, चाहे XYZ जो भी है, छोटे छोटे बच्चे भी अब क्या करते हैं, जिनकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, वो भी लोग अब राजनीति में इंटरेस्ट लेने लग रहे हैं। ये भी एक कारण बना। आर्थिक संसाधनों का आदान प्रदान, जो हमारी आर्थिक संसाधन थे, आर्थिक संसाधन इन द सेंस कह सकते हैं कि जो भी हमारी आमदनी थी, हमारी आमदनी को एक दूसरे से आदान प्रदान करने लगे, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने लगे एक दूसरे से। किसी चीज़ को हम लेने लगे और अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो उसे देना भी पड़ने लगा। अगला, व्यापार, आर्थिक संसाधनों का आदान प्रदान और व्यापार भी होने लगा, ठीक है। लोगों का पलायन, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा दोस्तों, तो आप बहुत सारी मूवियों में देखे होंगे कि बहुत सारी मूवियों में ये जरूर दिखाया जाता होगा, जिस गांव में क्या होता है, जब रोजगार के अवसर नहीं मिलते तो पूरे गांव के लोग ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर के दूसरे गांव में पलायन कर जाते हैं। वो भी वैश्वीकरण का एक कारण बनता है। रोजगार के अवसर देना, ये तो आप जानते ही हैं कि रोजगार के अवसर दिया जाएगा तो वैश्वीकरण का प्रमुख कारणों में से एक कारण तो बनेगा ही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया ना दोस्तों, जैसे असहयोग आंदोलन का, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने बताया महामंदी का, फिर उसके बाद ये वैश्वीकरण का। उम्मीद करेंगे कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसको प्रिपेयर करना नहीं भूलिएगा कि ये क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं कारण और इटली का एकीकरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ें आप इसको प्रिपेयर करना ना भूलें, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन समझते हैं भूगोल का। तो भूगोल का क्वेश्चन अब केवल मैं आपको क्वेश्चन ही समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल नहीं जाऊंगा। डिटेल इस वजह से, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से डिटेल नहीं जा सकते, ठीक है। और बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप टिक लगा लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, अगर कुछ और भी तैयार करना चाहते हो अपनी मर्जी से, आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा डाउट है, तो अपनी तरफ से कुछ और भी प्रयास कर सकते हैं, कुछ और भी क्वेश्चनों का कलेक्शन आप ढूंढ करके प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ और भी क्वेश्चन और भी प्रिपेयर करना है तो इसके पीछे का जो पिछले साल का प्रीवियस महामैराथन, उसमें डिटेल पढ़ाए होंगे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन बस आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चनों का डिटेल जानना है तो प्रीवियस मैराथन सन 2024 का यूट्यूब पे मेरा मैराथन पड़ा हुआ है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। वहाँ पे पूरा डिटेल ही मैंने उसको समझाया है और एक एक क्वेश्चन का मैंने डिटेल आंसर दिया है, वहाँ पे समझ जाइएगा। इंग्लिश में भी है दोस्तों, इंग्लिश का भी डिटेल वहाँ पे समझाए हैं, प्रीवियस मैराथन देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए इसका क्वेश्चन समझ लेते हैं भूगोल से। भूगोल का जो पहला क्वेश्चन बन सकता है, सड़क परिवहन के 3 गुण, यानी सड़क परिवहन के कौन कौन से 3 ऐसे गुण हैं जो
तीन फायदेमंद गुण हो सकते हैं। पहला चीज़ दोस्तों कि सड़क परिवहन अगर बना है तो आप जानते हैं उससे आम आदमी को थोड़ा कम लागत में कहीं भी आसानी से जा सकता है। दूसरा चीज़ कम लागत में तो जा ही सकता है, दूसरा चीज़ अपने सामानों को सड़ने गलने से बचा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं सड़क परिवहन के माध्यम से कहीं भी आसानी से जाया जा सकता है और अपने सामानों को क्या कर सकता है, बेच सकता है। सड़क परिवहन कम लागत में बन जाता है। ठीक है। अगला विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, इसके महत्व को समझाए तो विनिर्माण उद्योग क्या है, जब कच्चे माल को तैयार माल में बना करके मार्केट में भेजा जाए। कच्चा सामान लाए हैं और कच्चा सामान लाने के बाद उसे हम पका करके नए सामान को बनाते हैं, उसी को हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक है। ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधन क्या हैं, आप जानते हैं ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत होते हैं, कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होता है, ईंधन होता है, ये सब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में कौन कौन से होते हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, जैव ईंधन हो गया, गैसवारी हो गया, ये सब के सब ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। अगला ऊर्जा संसाधन से क्या आशय है, यानी ऊर्जा के संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में वे प्राकृतिक स्रोत जो ऊर्जा से प्राप्त की जाती हैं या वे प्राकृतिक स्रोत जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। भारतीय कृषि की विशेषताएं लिखना है, भारतीय कृषि क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। और आप जानते हैं भारतीय कृषि, हिंदुस्तान जो है कृषि का एक देश है और कृषि प्रधान देश हम इसे मानते हैं, तो यहाँ पे कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, लोग कैसे कृषि को करते हैं, इसके बारे में लिखना है। अगला संसाधन नियोजन क्या है या क्यों आवश्यक है, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। संसाधन नियोजन क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि संसाधन नियोजन क्या है। किसी संगठन में संसाधनों को, फिर से ध्यान से सुन लेंगे, किसी संगठन में संसाधनों की पहचान, पूर्वानुमान करना या आवंटन की प्रक्रिया करना, उसी को हम संसाधन नियोजन कहते हैं। मतलब किसी भी संसाधन में सामानों की अगर आपको पहचान करने का ज्ञान है, पूर्वानुमान करने का ज्ञान है, उसी को हम संसाधन नियोजन कहते हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में मिट्टी से जरूर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मृदा से आप क्या समझते हैं, भारत में पाई जाने वाली मृदा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो जो हमारे ज़मीन की ऊपरी सतह पर स्थित है, छोटे छोटे कण हैं, वही हमारी मृदा है। और भारत में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है। उन 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में आपको लिखना है, जैसे जलोढ़ मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, काली मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी है, ठीक है, क्षारीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, ऐसे बहुत सारी मिट्टियाँ हैं, उन मिट्टियों के बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन बन सकता है, भारत में वनों के ह्रास के प्रमुख कारण एवं उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। भारत में वन का जो हरासमेंट है क्यों हो रहा है, बहुत तीव्र गति से वनों का कटाव क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना। अगला ये इंपॉर्टेंट में रहेगा दोस्तों, गेहूं या चावल से, गेहूं या चावल की खेती के अनुकूल, खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए कि गेहूं की खेती हम कितने डिग्री में कर सकते हैं, कितनी जलवायु होनी चाहिए, पानी की मात्रा क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। चावल की खेती करने के लिए किन किन भौगोलिक दशाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। अब भौगोलिक दशाओं का सेंस मैंने आपको बताया कि जलवायु कितनी होनी चाहिए, चावल की खेती के लिए पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए चावल की खेती करने के लिए, कटाई किस महीने में होती है, बुआई किस महीने में होती है, ये सारी जानकारी इसको आपको होना चाहिए। अगला ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों पर प्रकाश डालिए। अभी मैंने यहाँ बताया ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना है। उम्मीद करेंगे कि ये भूगोल के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और चूंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं गया हूँ तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और आपके पास अगर कोई मटेरियल होगा, मटेरियल इन द सेंस कह सकते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक तो ज़रूर आप लिए होंगे, तो उसमें टिक लगाइए और आराम से आसानी से इसको रट्टा मारना शुरू कर दीजिए, पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। नोट कर लीजिए। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा हम लोग भूगोल का 2 क्वेश्चन और समझते हैं, फिर नागरिक शास्त्र का पार्ट समझेंगे। 10 नंबर का क्या हम तैयार करें तो हमारा 10 नंबर तैयार हो जाएगा। देखिए भूगोल में 2 क्वेश्चन छूट गया था, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। कह रहा है मृदा अपरदन रोकने के उपाय, यानी मिट्टी के कटाव को हम कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में। फिर गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएँ बताना है कि गन्ने की खेती यानी गन्ना किस भौगोलिक दशा में होता है, उसकी जलवायु क्या होनी चाहिए, पानी की मात्रा कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, और पूरा भाई जो भी है गन्ने में क्या क्या पड़ता है, खाद हुआ क्या, कितना खाद डालना चाहिए, सारी चीज़ें
ठीक है। उसके बाद नागरिक शास्त्र में 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है शॉर्ट आंसर से, सत्ता की विकेंद्रीकरण में स्थानीय शासन की विशेषताएं, इसको आप प्रिपेयर करेंगे। राजनीतिक दल के 4 कारण, फिर लोकतंत्र क्या, इसकी 3 विशेषताएं, और उसके बाद भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव का वर्णन, इसको आप प्रिपेयर करेंगे। भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेंगे। और लघु उत्तरी ये मैंने बता दिया। थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ, यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से 4 लाभ क्या हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या हैं, व्याख्या कीजिए। जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल क्षेत्र है, उसका क्या कार्य है, चार व्याख्या बताना है। संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है, और संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। फिर उसके बाद लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, उदाहरण दीजिए। इसको अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो उम्मीद करेंगे 99% की सिविक्स का क्वेश्चन आपको फंस जाएगा और आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इकोनॉमिक का क्वेश्चन समझेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इकोनॉमिक के पार्ट में जब आएंगे, अर्थशास्त्र के पार्ट में, तो 10 नंबर का क्वेश्चन अर्थशास्त्र से बनता है। तो अर्थशास्त्र में आप क्या क्वेश्चनों को तैयार कर लें तो आपका 10 नंबर प्रिपेयर हो जाएगा। बोर्ड पे हमने जितना क्वेश्चन लिखा है, अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका इकोनॉमिक का पोर्शन क्लियर हो जाएगा, 10 नंबर इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, व्याख्या कीजिए। पहला। अगला, उपभोक्ता आंदोलन के कारण। अगला, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। संगठित और असंगठित क्षेत्रक में अंतर। विकास की अवधारणा क्या है, इसके प्रमुख घटक। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए। और लॉन्ग आंसर में वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण और इसकी समस्याएं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए, इसके घटक। इसको हम सिंपल में कहते हैं ह्यूमन इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं इसको, मानव विकास सूचकांक को। विकास की अवधारणा क्या है, इसके घटक। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक क्या है ये, और जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अभी तक बोर्ड पे हमने जितना क्वेश्चन लिखा ये 40 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट था। उम्मीद करेंगे दोस्तों, उम्मीद क्या, लगभग 95% 95 ही कह सकते हैं। ये उम्मीद रहेगा कुछ 40 में से लगभग आपको 40 में से आई थिंक कम से कम 36-37 नंबर का तो मिलना चाहिए इस 40 में से। ठीक है, और जो MCQ आता है वो अभी आपको कराएंगे। फिर इसके बाद जो मानचित्र आता है, इसी के बाद अभी मानचित्र भी आपको बताएंगे। वो तो मानचित्र लगभग 10 नंबर का मानचित्र रहता है, तो मैक्सिमम हमको लगता है कि 8-9 मिल जाता है। ठीक है, मानचित्र से भी तो लगभग हमें लग रहा है कि अगर क्वेश्चन आप करेंगे तो 45-46 नंबर का हो जाएगा। और MCQ जो है 20 नंबर का, उसमें भी लगभग हमको लग रहा है, मैंने प्रयास किया है सारा मिले, लेकिन सारा जानते ही इतिहास का पोर्शन बहुत लेंदी होता है, तो कोई गारंटी नहीं होता ना, इस वजह से। लेकिन इसमें वो भी कह सकते हैं 12, 14, 15 हमेशा हर साल मिल जाता है, तो अगर देख लेंगे तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट करिए इसको अभी, फिर इसके बाद मानचित्र वाला पोर्शन समझते हैं। मानचित्र का क्वेश्चन समझ लेते हैं दोस्तों। इतिहास का जो मानचित्र मैंने 13 क्वेश्चन लिखा है, अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो इन 13 में से 5 नंबर आएगा, 5 क्वेश्चन कोई आएगा इसी 13 में से, ये श्योर है। आप इसी को प्रिपेयर करें और थोड़ा सा नक्शे में जा कर के एक बार ज़रूर देखें कि कौन सा स्टेट नक्शे में कहाँ बना है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और है कि नक्शे में अगर आप दर्शा देते हैं तो नंबर तो मिल ही जाता है, आधा नंबर। इसका आंसर लिख देंगे तो आधा नंबर। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, नक्शे में दर्शाने पर आधा और लिखने पर आधा, लिख देंगे तो भी आधा नंबर हो जाएगा, नक्शे में दर्शाएंगे तो आधा। ठीक है, नक्शे में ज़रूर जाके देख लें कौन सा इलाका कहाँ है। इतिहास का समझते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जो पंजाब में है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। 1927 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में। दिसंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में। सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में। असहयोग आंदोलन का उद्घोष कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन चंपारण, जो बिहार में है। किसान सत्याग्रह खेड़ा, जो गुजरात में है। सूती मिल सत्याग्रह अहमदाबाद, जो गुजरात में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, साबरमती आश्रम। चौरी चौरा कांड आपका गोरखपुर में है। महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया, दांडी में। अब थोड़ा सा भूगोल का क्वेश्चन समझ लेते हैं। नदी से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। महानदी कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। कृष्णा नदी कहाँ है, कर्नाटक में। गोदावरी नदी कहाँ है, महाराष्ट्र में। ताप्ती नदी कहाँ है, गुजरात में। गंगा इलाहाबाद में। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में। नर्मदा मध्य प्रदेश गुजरात में। कावेरी कर्नाटक में। थोड़ा बांध से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सरदार सरोवर बांध किस जगह है,
किस स्टेट में? गुजरात में। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना में। टिहरी बांध उत्तराखंड में। सलाल बांध जम्मू एंड कश्मीर में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में। नर्मदा नदी पर बंधा बांध उसका क्या नाम है? तो जबलपुर का बरगी डैम। ठीक है, ये 5 और 6 7 नंबर का हो गया, नोट करिए। फिर 3 नंबर का और आपको बताते हैं, नोट डाउन करिए। थोड़ा सा 3 नंबर का और मानचित्र बचा था, उसको देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में चाय उत्पादक के राज्य, यानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है? असम है, केरल है, त्रिपुरा है। गन्ना का कहाँ कहाँ होता है? बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में। अगला, दक्षिण भारत में काफ़ी उत्पादक कुर्ग कर्नाटक बेंगलोर। जूट उत्पादक पश्चिम बंगाल अभ्रक आंध्र प्रदेश में। तेल उत्पादक गुजरात में। गेहूं उत्पादन क्षेत्र उत्तर प्रदेश पंजाब मध्य प्रदेश में। चावल उत्पादन भी उत्तर प्रदेश पंजाब मध्य प्रदेश में। कोयला उत्पादन उड़ीसा छत्तीसगढ़ में। मैग्नीज उत्पादन उड़ीसा में। सीमेंट उद्योग, उद्योग से भी आता है सीमेंट उद्योग, किसी एक सीमेंट उद्योग क्षेत्र का या स्टेट राज्य का नाम बताइए? तमिलनाडु। सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात और बंगाल में। ठीक है दोस्तों, 50 नंबर का मैराथन हुआ समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहेंगे, वीडियो शेयर करिएगा। हाँ, एक चीज़ और, हम आपसे मिलेंगे अब 4 तारीख को शाम में आपके साइंस के पेपर के दिन। जब आप साइंस का पेपर दे के आएंगे तो शाम को हम यूट्यूब पे आएंगे और आपको बताएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सही हैं, क्या आपने गलत किया, उसका आंसर की जानने के लिए 4 तारीख में शाम को हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।